तो आज हम बात करने वाले यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस करा था, अगर उसको एक बार देखें तो पिछले क्लास में हमने देखा था आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म देखा था, और फिर उसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को समझा था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हमने चेन आइसोमेरिज्म को समझा था। तो चेन आइसोमेरिज्म में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को ध्यान रखना था वो क्या था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और ड्यू क्या होगा, सेम होगा। आईपीएसी नेम हमेशा सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन जो होगा स्ट्रक्चरल चेन आइसोमरिज्म के लिए वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फिर से हमने क्या बोला, लेंथ ऑफ साइड चेन या लेंथ ऑफ पेरेंट चेन चेन आइसोमरिज्म के लिए क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो आइसोमेरिज्म में सबसे खास बात ये होता है कि उसके नाम से उसका क्या होता है, मतलब पता चल जाता है। जैसा नाम होगा वो चीज क्या रहेगा, डिफरेंट। चेन आइसोमेरिज्म मतलब चेन डिफरेंट होगा। कौन सा चेन होगा, पेरेंट चेन या साइड चेन डिफरेंट होगा, ठीक है ना। उसी तरह अब अगला जो आइसोमेरिज्म अपने पास है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम यहाँ पे क्या करने वाले, बात करने वाले। तब पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब नाम से यहाँ मतलब पता चल रहा, पोजीशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसका पोजीशन डिफरेंट होगा, तो वो हो सकता है फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, वो मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, वो क्या हो सकता है अपने पास, ब्रांचिंग हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हम समझ लेते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या सेम रहने वाला और क्या क्या डिफरेंट आने वाला। और जब अपने को पोजीशन आइसोमेरिज्म कंपेयर करना है तो किस किस बातों को अपने को क्या करना होगा, वहां पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चालू करते हैं आज हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो सेकेंड अपने पास जो आइसोमेरिज्म है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए अगर पहला पॉइंट अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ड्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। आईपीएसी नेम अगर हम बात करें, आईपीएसी नेम बात करें तो जितने भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म उसके लिए क्या रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा। लेंथ ऑफ साइड चेन हो और पेरेंट चेन हो, ये क्या रहेगा अपने पास, सेम रहेगा। चेन आइसोमेरिज्म ये डिफरेंट होता था, लेकिन अब क्या होगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांचिंग, ठीक है, ये क्या रहेगा अपने पास, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे जो जरूरी बात यहाँ पर अपने लिए हो जाता है वो क्या हो जाता है, अगर उस पर हम बात करें यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ड्यू क्या रहना है, यहाँ पर सेम रहना है। ये तो पहले भी था। आईपीएसी नेम भी क्या रहेगा यहाँ पर, डिफरेंट रहेगा। और लेंथ ऑफ साइड चेन या लेंथ ऑफ पेरेंट चेन क्या रहेगा यहाँ पर, सेम रहेगा। लेकिन सबसे जो जरूरी बात है यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए वो क्या है, यहाँ पर जो अपने को ध्यान रखना, अगर किसी भी दो कंपाउंड में पोजीशन आइसोमेरिज्म कंपेयर करना है तो जरूर ये बात ध्यान रखें कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड में क्या आ सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो क्या हो सकता है अपने पास, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ब्रांचिंग, ठीक है ना, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, या पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग जो अपने पास यहाँ पर होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास सबसे जरूरी बात हो जाता है किसके लिए, यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या ब्रांचिंग का पोजीशन क्या रहेगा, अलग अलग मिलना चाहिए। लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पर, लेकिन पोजीशन डिफरेंट रहेगा। किसका पोजीशन डिफरेंट हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड का हो सकता है, या ब्रांचिंग का पोजीशन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने आईपीएसी नेम लिखा, हमने समझा, तो उसमें हमने ये देखा कि पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग आता है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग आ सकता है, ब्रांचिंग। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये भी है कि लेंथ ऑफ साइड चेन या पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म उसमें क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने पास हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, और इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 or more than 2 compound having same molecular formula but different position of functional group or multiple bond or branching is known as position isomer and phenomena is known as position isomerism,
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ पर एग्जाम्पल क्या जाएगा, जैसे मान लो अपने पास है CH3, ध्यान समझना, CH2, ये CH3 और ये है CH3, ये इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें CH3, CH2, CH3 और ये अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा CH2 और ये आ जाएगा अपने पास CH3, ठीक है। ये दो कंपाउंड अपने पास। अब अपने यहाँ पे ये देखना क्या ये पोजीशन आइसोमर्जम है या नहीं है। तो पोजीशन आइसोमर्जम अपने को क्या देखना है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देख सकते हैं अपन, पोजीशन ऑफ अपन ब्रांचिंग देख सकते हैं, या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं। लेंथ ऑफ साइड चेन या पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ये इस तीनों का पोजीशन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। जब इसका एपेसी नेम लिखेंगे तो अपने को पता है कि यहाँ पर ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगा, और यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या होगा, इसका लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितना अपने पास, कितने कार्बन का, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन अगर बात करें, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन अपने पास देखें तो कितने कार्बन के यहाँ पर है, 5 कार्बन का है। और यहाँ पर भी लेंथ ऑफ पेरेंट चेन अगर देखोगे, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन अगर देखें यहाँ पर, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन तो वो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, ठीक है ना। लेंथ ऑफ पेरेंट चेन दोनों में क्या है, 5 कार्बन का। लेंथ ऑफ ब्रांचिंग अगर देखें, लेंथ ऑफ जो ब्रांचिंग कितने कार्बन का, 1 कार्बन का, और यहाँ पर भी ब्रांचिंग कितने कार्बन का, 1 कार्बन का। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और लेंथ ऑफ साइड चेन दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इसका मतलब हम पोजीशन आइसोमर्जम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब यहाँ से अगर बात आ जाता है तो अगर इसमें नंबरिंग हम करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 1 2 3 और ये 4 होगा, और ये क्या होगा, 5 होगा, और इसमें इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर देखोगे तो इस 5 कार्बन के चेन में मिथाइल कितने पोजीशन पर है, 2 पर, और इस 5 कार्बन के चेन में मिथाइल कितने पोजीशन पर है, 3 पर। तो ब्रांचिंग का पोजीशन दोनों में अगर देखें, पेरेंट चेन का लेंथ सेम है, साइड चेन का लेंथ सेम है, लेकिन ब्रांचिंग का पोजीशन यहाँ पर 2 मिथाइल है और यहाँ पर क्या है, 3 मिथाइल है। तो यहाँ पर अपने पास ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्जम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसका आईपीएससी नेम भी लिखोगे, यहाँ से इस कंपाउंड का अगर हम आईपीएससी नेम भी लिखें तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2 मिथाइल और ये हो जाएगा अपने पास पेंटेन। और इसके लिए अगर हम आईपीएससी नेम लिखें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। अगर दोनों आईपीएससी नेम में अगर कंपैरिजन करो, इस दोनों आईपीएससी नेम में कंपैरिजन करो यहाँ पर इस दोनों में, तो देख लो यहाँ पर 2 मिथाइल है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, 3 मिथाइल। देखो मिथाइल, मीथ में 1 कार्बन, मीथ में 1 कार्बन, पेंट में 5 कार्बन, पेंट में 5 कार्बन। तो इस दोनों से ये पता चल रहा है कि लेंथ ऑफ साइड चेन और पेरेंट चेन क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर 2 मिथाइल है और यहाँ पे क्या है, 3 मिथाइल है। तो इस दोनों एग्जांपल्स अपने को ये पता चल रहा है कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का जो पोजीशन है 5 कार्बन के चेन में वो क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब इस दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्जम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्जम आराम से यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। तो जब भी पोजीशन आइसोमर्जम कंपेयर करें, लेंथ ऑफ साइड चेन और पेरेंट चेन देख लें सेम है, और उसके बाद जब ये पता चल जाए तो उसके बाद हम ये देख लेंगे फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या ब्रांचिंग का पोजीशन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तीनों में से किसी का भी पोजीशन अलग अलग अगर अपने को मिल जाता तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्जम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई अपने पास। अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये जाता है कि कुछ चीज़ें अपन क्या ध्यान रख सकते हैं चेन और पोजीशन आइसोमर्जम के लिए, कुछ जरूरी बात अपने लिए क्या हो सकता है। तो हम 2 पॉइंट नोट में यहाँ पर लिखेंगे जो चेन और पोजीशन आइसोमर्जम के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसका एग्जाम्पल भी हम लेके चलेंगे, तो उस 2 पॉइंट को हम यहाँ पर लेकर आते हैं अभी। तो 2 नोट पर 2 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट अगर हम बात करें, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या ब्रांचिंग
मस्ट रिमेन सेम। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये हो गया कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल ब्रांचिंग क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर बात करें यहाँ पर, तो ये क्या रहता है? सेम रहता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है दोनों आइसोमरिज्म के लिए, वो क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। देखो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कब सेम रहेगा, कब डिफरेंट रहेगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप अगर अलग अलग हो रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली वहाँ पे ये मिलता है कि वो अलग अलग मिलेंगे। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर दो बात क्या जरूरी है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये हमने लिखा कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि जब भी दो कंपाउंड में हम चेन या पोजिशन आइसोमरिज्म कंपेयर करने के लिए जाएँ तो कभी भी दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हम उस पर अभी आते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड का नेचर सेम होने का मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का ही पोजीशन देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का ही पोजीशन देखेंगे। ब्रांचिंग का भी नेचर सेम होना चाहिए, ब्रांचिंग अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मतलब फंक्शनल एक जैसा होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड भी एक जैसा होना चाहिए, ब्रांचिंग भी एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम हो रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो ये दोनों बात हम ध्यान रख सकते हैं किसके लिए? चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ध्यान रख के चल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ अपने पास आता है। ठीक है ना? अब हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं जहाँ से हम पोजीशन आइसोमरिज्म को क्या कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखना, जैसे मान लो अपने पास है ये, ठीक है ना? ध्यान समझना। अब अगर देखें तो कितने कार्बन का चेन बन रहा है? 3। और यहाँ पर भी देखिए कितने कार्बन का चेन बन रहा है? 3। इसका मतलब लेंथ ऑफ पैरेंट चेन क्या हो गया? सेम हो गया। और यहाँ से नंबरिंग कहाँ से आएगा? 1 2 3। और यहाँ से इधर से भी नंबरिंग कर लो, इधर से नंबरिंग कर लो, कहीं से भी कर सकते हैं। 2 3। और इसका नाम अगर लिखेंगे तो नेम अगर आईपीसी नेम इसके लिए लिखे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? प्रोपेन 1 ऑल। और इसका नाम अगर आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? प्रोपेन 2 ऑल। तो लेंथ ऑफ पैरेंट चेन यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोप से क्या डिसाइड होता है? यहाँ ये प्रोप और यहाँ पर भी ये प्रोप है। यहाँ इस दोनों से क्या डिसाइड होता है? इस दोनों से डिसाइड होता है अपने पास लेंथ ऑफ पैरेंट चेन। ठीक है ना? लेंथ ऑफ इससे क्या डिसाइड होता है? ये दोनों में ये जो प्रोप है इससे क्या डिसाइड होता है? लेंथ ऑफ पैरेंट चेन। और दोनों में प्रोप यूज करा गया है, इसका मतलब दोनों में लेंथ ऑफ पैरेंट चेन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। अब यहाँ पर हमने जो नेमिंग आया उसमें ये 1 ऑल है और यहाँ पे क्या है? 2 ऑल है। तो ये 1 क्या डिसाइड होता है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर डिसाइड हो रहा है। और यहाँ पे ये 2 क्या डिसाइड कर रहा है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 कार्बन के चेन में अल्कोहल का पोजीशन कहाँ पर है? 1 नंबर पर है। और यहाँ पर 3 कार्बन के चेन में अल्कोहल का पोजीशन कहाँ पर है? 2 नंबर पर है। ठीक है ना? तो ये बात अपने पास यहाँ पर जाता है। तो यहाँ से अगर देखें तो इस वाले अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है? सेम है। फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें तो दोनों के लिए क्या है? सेम है। यहाँ पर भी अल्कोहल, यहाँ पर भी अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया, लेकिन उसका पोजीशन दोनों कंपाउंड में क्या है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैं फर्स्ट मान लूँ और इसको क्या मान लूँ? सेकेंड मान लूँ, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर? पोजीशन आइसोमर। ठीक है ना? जैसे मान लो हम इसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। जैसे मान लो अपने पास ये कुछ ऐसा होता है और अपने पास यहाँ पर कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना? अब यहाँ से अगर देखो तो इसका नाम अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ब्यूट, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। ब्यूट 1 इन हो जाएगा। और यहाँ पे इधर से कहीं से नंबरिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्यूट 2 इन हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ से अगर देखें तो दोनों में ब्यूट क्या डिसाइड कर रहा है, दोनों में अगर ब्यूट देखें तो क्या डिसाइड कर रहा है, दोनों में ब्यूट ये डिसाइड कर रहा है कि लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, जो कि क्या है, सेम है। लेकिन 1 ब्यूटीन और यहाँ पर क्या है 2 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर कितना पर है, 1 पर, और 2 ब्यूटीन मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पर, 2 पर। दोनों में लेंथ ऑफ पेरेंट चेन क्या है, सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन, डबल बॉन्ड को भी हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन दोनों कंपाउंड में क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ और इसको सेकेंड मान लूँ तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर। पहला और दूसरा को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये एग्जांपल, अब इस दोनों में देखो तो दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का ही पोजीशन हम देख रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं देख सकते हैं, डबल बॉन्ड का पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसका मतलब यही हुआ कि डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का ही पोजीशन कंपेयर करना है, ट्रिपल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का ही पोजीशन कंपेयर करना है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कभी कंपेरिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है यहाँ पर ब्रांचिंग का पोजीशन, जो इससे पहले वाला एग्जांपल हमने देखा कि ब्रांचिंग का पोजीशन वहाँ पर क्या रहा था, अलग अलग रहा था, लेंथ ऑफ साइड चेन और पेरेंट चेन क्या था, डिफरेंट था, तो वहाँ से ये जाता है। तो इस टाइप के कंपाउंड, जैसे ये दोनों कंपाउंड है, जैसे ये है, ये प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल है, तो इस दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। केमिकली दोनों क्या करें, एक तरीके से रिएक्शन करेगा, लेकिन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल होता है, और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर क्या करते हैं और लेके यहाँ पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल पोजीशन आइसोमर हम क्या करते हैं यहाँ पर और लेके यहाँ पर बात करते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये है और ये है, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकेंड मान लो, तो क्या ये एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर होगा, हम आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर जब इसका नेमिंग करोगे तो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा और यहाँ पर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इसका मतलब मिथाइल का पोजीशन दोनों कंपाउंड में क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर। और क्या हो सकता है अपने पास एग्जाम्पल, देखो अब सबसे पहले तो कितना इसका पोजीशन आइसोमर और बना सकते हो, कितना बना सकते हैं देख लो। एक तो यहां रखो, एक यहां रखो, और एक अपने पास यहां आ जाएगा। तो ये फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड मान लो, ये थर्ड मान लो, और ये क्या मान लो, फोर्थ मान लो। तो देख लो सब एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर होगा, सबके सब यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 1 इथाइल 1 मिथाइल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइल और मिथाइल पोजीशन 1 और 2 पा जाता है, यहाँ पर 1 3 पा जाता है, और यहाँ पर 1 4 पा जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में तुम्हारे पास 1 1 1 2 1 3 1 4 हो जाता है। तो सब केस में देखो ब्रांचिंग का पोजीशन क्या है, तुम्हारे पास अलग अलग मिलेगा, लेकिन लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और लेंथ ऑफ साइड चेन यहाँ पर कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है अपने पास, और एग्जाम्पल अगर देखें, ये तो अपने पास कुछ एग्जाम्पल हो गए जहाँ से हम पोजीशन आइसोमर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर अपन ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितना और पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसके अलावा कितना और पोजीशन आइसोमर बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका पोजीशन आइसोमर एक तो ये बन सकता है, और एक पोजीशन आइसोमर यहाँ पर एक ये बन सकता है, देखो ये 1 3 पर है, ये 1 1, और ये क्या हो जाएगा 1 1 2, ये 1 3 है, 1 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें तो इसके अलावा कितना और बना सकते हो पोजीशन आइसोमर, Cl ले ले, Br ले ले, कितना बन सकता है देख लो। एक तो बनेगा अपने पास 1 1 बनेगा, एक बनेगा अपने पास क्या 1 2 था ही, एक बनेगा 1 3, और एक अपने पास यहाँ से क्या बनेगा 1 4 बनेगा। तो इसके अलावा 3 और पोजीशन आइसोमर बन सकता है, और इस टाइप के कंपाउंड अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास कुछ एग्जांपल हो गया, कुछ एग्जांपल लेके यहाँ पे क्या करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे मान लो क्या इसका कोई पोजीशन आइसोमर हो सकता है, बेंजीन का नहीं हो सकता है, कभी ब्रांचिंग है ही नहीं, यहाँ पर पोजीशन का बात कहाँ करेंगे। उसी तरह अगर हम बात करें तो क्या इसका कोई पोजीशन आइसोमर हो सकता है, एक ब्रांचिंग लगा दे, नहीं हो सकता, कहीं पर भी रखो 1 पर ही आएगा।
उसी तरह अगर हम बात करें, क्या इसका कोई, देखो ब्रांचिंग अगर देखोगे तो बेंजीन रिंग में कभी भी 1-1 पोजीशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में देखिए तो ये यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, अगर इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से लिखें तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। जब ऐसे करके लिखते हैं तो देख लो इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है और इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, क्योंकि बेंजीन रिंग में कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड से अटैच होता है। डबल बॉन्ड होता है, उसके पास डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ से 4 बॉन्ड क्या कंप्लीट है, एक ब्रांचिंग हो गया है और एक इधर और ये डबल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ भी 4 बॉन्ड कंप्लीट। तो 1-1 बेंजीन रिंग में कभी भी 1-1 पोजीशन आइसोमर का बात नहीं हो सकता है, या तो 1-2 होगा, या तो 1-3 होगा, या तो 1-4 होगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो इसके अलावा यहाँ पे कितना और बन सकता है, ये तो क्या है 1-2 है, तो इसके अलावा और क्या बन सकता है, एक बन सकता है अपने पास 1-3 बन सकता है, और एक अपने पास यहाँ पे क्या बन सकता है 1-4 बन सकता है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का अगर देखें तो एक 1-2 बन जाएगा, एक 1-3 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा 1-4। तो ये सब के सब एक दूसरे का क्या रहेगा, पोजीशन आइसोमर रहेगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पर। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास ये है, इसका इसके अलावा कितना और बना सकते हैं, ये 1-2-3 है, तो इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं, 1-2-4 बना सकते हैं, 1-3-5 बना सकते हैं, 1-3-5। तो इसका ये क्या है 1-2-3 है, ये 1-2-3-4 हो गया, और ये 1-2-3-4-5-6। तो इसको हम क्या बोलेंगे 1-2-3 पोजीशन आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा 1-2-4 पोजीशन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1-3-5 पोजीशन आएगा। तो ये भी एक दूसरे का क्या रहेगा, पोजीशन आइसोमर रहेगा। उसी तरह अगर हम बात करें तो इसका कितना और बना सकते हैं, देखो बताओ, इसके अलावा कितना और बना सकते हैं यहाँ पर, ये तो 1-2-3-4 है, ये बन जाएगा। और क्या बन सकता है यहाँ पर, और बनाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अलावा यहाँ पर कितना और बना सकते हैं, 2 और बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर देखें इसका या इस टाइप के कंपाउंड का कोई पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, नो पोजीशन है, क्योंकि इसको कैसे भी चेंज कर लो, इसको कैसे भी चेंज कर लो, हमेशा 1-2-3-4-5 ही आएगा, इसको कैसे भी रख लो 1-2-3-4-5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका कोई पोजीशन आइसोमर अपने पास यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक कंपाउंड अपने पास जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया हुआ, C6H12। ठीक है, तो ये बोल रहा है राइट इट्स ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इस कंपाउंड का एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H12 है, तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना हो सकता है ये बताना अपने को। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। ठीक है ना, एक बार इसको बना के लाना, तब हम अगले क्लास में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। C6H12 है, इसके सारे राइट इट्स ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इस कंपाउंड, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड का C6H12 है। ठीक है ना, तो राइट इट्स ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग वाले कितने इसका स्ट्रक्चर बन सकता है इस कंपाउंड का, ये अपने को क्या करना है, बताना है। ठीक है ना, तो ये एक बार बना के लाना, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे बनाने, अगले क्लास में इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ जो अगले क्लास में करके लाना है। अपने पास एक कंपाउंड है डाइक्लोरोबेंजीन, क्या है अपने पास, डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या होता है C6H4Cl2 है, इसका 3 आइसोमर है, 3 आइसोमर मान लो, एक A है, एक B है और एक क्या है C है। ठीक है ना, क्या अपने पास ये है, अपने पास डाइक्लोरोबेंजीन है, ये भी घर से करके लाना। डाइक्लोरोबेंजीन C6H4Cl2 है और इस कंपाउंड का 3 आइसोमर है, एक A है, एक B है, एक C है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या क्या ये अपने को भी नहीं पता है। अब ये बोल रहा है कि इसका क्या करा लो, क्लोरीनेशन करा लो। क्लोरीनेशन मतलब सिंपली अभी यही होता है, हाइड्रोजन हटा के Cl को जोड़ना। अगर देखोगे तो डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब ये होगा कि बेंजीन में कितना होता है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है। तो डाइक्लोरोबेंजीन मतलब 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl पहले से ऑलरेडी क्या है लगा हुआ है।
ठीक है ना। दोनों Cl ऑलरेडी क्या है, लगा हुआ है। ऑलरेडी अगर दोनों Cl लगा हुआ है तो अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे तो एक Cl और लगाना अपने को, तो इसका मतलब ट्राइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या करा रहे हैं, इसमें तीनों में क्या हो रहा है, अपने पास क्लोरीनेशन हो रहा है। तीनों में क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है। और क्लोरीनेशन होने के बाद ये वाला क्या करता है, एक प्रोडक्ट देता है, और ये वाला क्या करता है, दो प्रोडक्ट देता है, और ये वाला क्या करता है, तीन प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। एक बार फिर समझे, अपने पास डाइक्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, जिसका 3 आइसोमर ABC है। अब ये जो 3 आइसोमर है उसका हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करा देते हैं। क्लोरीनेशन करने का मतलब बेंजीन से, इस डाइक्लोरोबेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl और लगा देते हैं। तो एक Cl जैसे ही और लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। 2 Cl थे तो डाइक्लोरो, 3 Cl आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि A जो है एक ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनाता, B जो है 2 ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनाता, और C क्या बनाता, 3 ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनाता है। तो A B, चलो तो अपने पास ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डाइक्लोरोबेंजीन ABC 3 आइसोमर है, इसका हम क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं। क्लोरीनेशन कराने का मतलब ये डाइक्लोरोबेंजीन में एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये क्या बनाता है, ट्राइक्लोरोबेंजीन में से एक ही प्रोडक्ट देता है, ये 2 प्रोडक्ट देता है, और ये 3 प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पे ये बताना है कि ABC का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करके लाना है, और सॉल्व करके लाने के बाद हम क्या करेंगे, अगले क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसको सॉल्व करके लाएं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जैसे यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर अपने को बनाना है इसका, तो पहले कोशिश, एक तरीका बता देता हूँ। पहले कोशिश क्या करना कि जितने कार्बन का अपने पास कंपाउंड हो उतने कार्बन का पहले सबसे पहला काम तो DO फाइंड करने करें। DO फाइंड कर लें, और DO फाइंड करने के बाद ये देख लें कि डबल बॉन्ड रिंग की पॉसिबिलिटी कैसे क्या बन रहा है, या वहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल होगा। तो DO जैसे ही निकालोगे तो ये दिखेगा DO एक आ रहा है, इसका मतलब रिंग बनने का पॉसिबिलिटी है। तो रिंग बनने की पॉसिबिलिटी अगर है तो सबसे पहले जितने कार्बन का कंपाउंड है उतने कार्बन का रिंग बनाओ। पहले 6 का बनाओ, फिर 5 का बनाओ, फिर 4 का बनाओ, फिर 3 का बनाओ। तो इसे करके स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो ये आराम से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, एक ही बार में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, कोई भी कंपाउंड को हम बोले कि सारे स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो एक ही बार में बन जाएगा। वो धीरे धीरे क्या होगा, प्रैक्टिस करते करते वो अपने को वहाँ से क्या होता है, आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ से पोजीशन आइसोमरिज्म का यहाँ पे कुछ क्या हो जाता है, बात हो जाता है। कुछ और एग्जांपल यहाँ पर लेकर हम चलते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म का एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर C3, अपने पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास क्या है, C3 है, H6Cl2 है, ठीक है। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, C3H6Cl2 है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि टोटल आइसोमर कितना बन सकता है इसका, या पोजीशन आइसोमर ही हम बात करें तो इस कंपाउंड का टोटल पोजीशन आइसोमरिज्म हम क्या कितना बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर कितना पोजीशन आइसोमर बनेगा ये बताइए इस कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड हो तो कोशिश हम ये करें कि सबसे पहले उसका वहाँ पर क्या फाइंड करें, DO फाइंड करें। DO अपने को ये बता देता है कि सिंगल बॉन्ड सारे होंगे वहाँ पर, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या रिंग का कुछ बात हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका C3H6Cl2 के लिए DO निकाल लेते हैं। C+1 होता है तो 3+1 हो जाएगा, माइनस H+X कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और नाइट्रोजन है नहीं, डिवाइड बाई 2। ये देखें तो DO कितना जाता है 0, और DO अगर ये 0 हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 कार्बन के कंपाउंड में अपने पास अगर देखें तो सारे बॉन्ड क्या होगा, सिंगल होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल होगा, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या होगा, सिंगल होगा। और वहाँ से फिर अपने को क्या करना, स्ट्रक्चर बना के देखना होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। तो 3 कार्बन का पहले हम क्या करते हैं, चेन बना लेते हैं। 3 कार्बन का चेन बन गया। अब इसमें 2 क्लोरीन है। अब 2 क्लोरीन को क्या करना, अपने को अलग अलग कार्बन पर रख के देखना है। दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पर रख सकते हैं, और दोनों क्लोरीन को हम अलग अलग कार्बन पर भी रख के देख सकते हैं। बस होना क्या चाहिए, पोजिशन ऑफ क्लोरीन अलग अलग होना चाहिए, तो पोजिशन आइसोमरिज्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों क्लोरीन को हम पहले वाले कार्बन पर रख देते हैं,
ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, दोनों क्लोरीन को दूसरे वाले कार्बन पर रख देते हैं, ठीक है। तो जब इसका आईपीएससी नेमिंग करोगे तो ये आएगा 1 2 3 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 1 1 डाइक्लोरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 2 डाइक्लोरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस दोनों में पोजीशन क्या है क्लोरीन का अलग अलग है। और क्या बना सकते हैं, अब यह इस दोनों क्लोरीन को अगर यहाँ रखेंगे तो इसके जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 डाइक्लोरो यहाँ जैसे ही आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पर और दोनों क्लोरीन को यहाँ रख देते ये भी क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये 1 1 डाइक्लोरो, तो ये तो क्या हो जाएगा इससे सेम हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा तो इसको पोजीशन ऐसे में कंपेयर नहीं रख सकते। अब हमने पहले क्या सोचा कि हम दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पर रख रहे हैं, अब दोनों क्लोरीन को क्या कर रहे हैं अलग अलग कार्बन पर रखने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ये A बन गया, ये B बन गया। अब हम क्या करते हैं दोनों क्लोरीन को अलग अलग कार्बन पर रखते हैं। तो पहला हम ये C बन गया और दोनों क्लोरीन को अलग अलग कार्बन पर रखते हैं तो यहाँ पे ये जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखो तो 1 1 डाइक्लोरो आएगा, यहाँ पर देखो तो क्या आ जाएगा 2 2 डाइक्लोरो आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो 1 2 डाइक्लोरो आएगा और यहाँ पर देखो तो 1 3 डाइक्लोरो आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें अपने पास ये कंपाउंड है DU हमने फाइंड करा 0 आया, DU 0 आने का मतलब सारे बॉन्ड सिंगल होगा और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया और अपने को बताना क्या है यहाँ पर सिर्फ पोजीशन आइसोमर बताना है। तो पोजीशन आइसोमर मतलब अब 3 कार्बन का चेन होगा और 3 कार्बन के चेन में अगर देखें तो Cl को अलग अलग पोजीशन पर रख के देखना होगा। तो पहले हमने क्या कोशिश करा कि दोनों Cl को एक ही कार्बन पर रखा जाए, तो पहला कार्बन पर रखा फिर दूसरा कार्बन पर रखा, 2 ही बना। इसके अलावा ये हमने बनाया तो ये इससे और इससे ये दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। फिर दोनों क्लोरीन को हमने क्या करा अलग अलग कार्बन पर रखा, तो एक 1 2 बना और एक 1 3 बना। तो अगर देखोगे तो इस कंपाउंड के लिए टोटल पोजीशन आइसोमर अपने पास कितना आता है, टोटल पोजीशन आइसोमर कितना आ जाता है यहाँ पर 4 आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय अगर देखेंगे करेंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन अपने पास C5H11Cl। अब इसका भी पूछ रहा है कि टोटल पोजीशन आइसोमर बताओ, या टोटल आइसोमर, टोटल पोजीशन आइसोमर नहीं पूछ रही, टोटल आइसोमर क्या होगा। अब अभी तो हम चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर समझे, तो चेन और पोजीशन आइसोमर मिलाकर टोटल आइसोमर कितना बन सकता है ये अपने को यहाँ पर क्या करना बताना है। तो अब क्या करना अपने को, अब देखो पहले तो सबसे पहला काम क्या करना होगा DU फाइंड करना होगा। तो DU फाइंड करो, DU जैसे ही फाइंड करोगे तो 5 + 1 - 11 + 1 डिवाइड बाय 2 और ये क्या जाएगा 0। और DU 0 आने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल है, ठीक है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होता है और सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल अगर होता है तो एल्केन जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करेगा, एल्केन जैसा। और एल्केन में 5 कार्बन में कितने आइसोमर बनता है, चेन आइसोमर हमने बताया था। एल्केन में 1 2 3, एल्केन में 1 2 3 कार्बन का अगर कंपाउंड होता तो वहाँ पर कोई चेन आइसोमर नहीं होता। 4 कार्बन में 2 बनता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। 5 कार्बन में 3 बनता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे उसको बना के यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ पर कितना क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या कर लो कि 3 आइसोमर जो मान लो कि ये क्या पेंटेन है और Cl अभी नहीं है, तो पहले तो 3 आइसोमर बना लो। एक आइसोमर ये बनेगा, एक आइसोमर ये बनेगा और एक आइसोमर अपने पास यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर Cl कहाँ रख सकते हो, तो एक तो Cl यहाँ रख सकते हैं 1 पर, 2 पर रख सकते हैं, 3 पर रख सकते हैं। यहाँ पर रखो तो 1 बनेगा आइसोमर, यहाँ पर रखो दूसरा बनेगा, यहाँ पर रखो तीसरा बनेगा। यहाँ पर रखोगे तो 1 क्लोरो, यहाँ पर रखो 2 क्लोरो, यहाँ पर रखोगे तो 3 क्लोरो। इसका मतलब नॉर्मल पेंटेन अगर अपने पास यहाँ पर है, देखो सबसे पहले हमने क्या करा 5 कार्बन का एल्केन बना लिया। 5 कार्बन का एल्केन बनाने के बाद जितने 5 कार्बन के एल्केन में आइसोमर हो सकता है उसको हमने बना लिया। तो 5 कार्बन के एल्केन में अपने को पता है कि कितने आइसोमर होता है, 3 होता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और अपने पास और क्या होता है नियोपेंटेन होता है, ठीक है ना। ये अपने पास आइसोमर होता है। तो अगर देखें ये आइसोमर है तब अब ये कार्बन का चेन है, अब कहाँ Cl रखेगा, अलग अलग आइसोमर बने 1 पर, 2 पर, 3 पर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत हो तो 1 पर रख लेना, 2 पर रख लेना, 3 पर रख लेना, सबका नाम लिख के देखना। और नाम अलग अलग आ रहा तो अपने को पता है कि नाम अलग अलग होगा तो स्ट्रक्चर आइसोमर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे सेकेंड जो कंपाउंड हमने बनाया, ये पहला कंपाउंड बना, ये दूसरा कंपाउंड बना और ये तीसरा कंपाउंड बना।
तो सेकेंड कंपाउंड अगर देखोगे तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। टोटल कितना बनेगा? 4 बनेगा। और सब जगह रख के नाम लिख के देखना, चारों का नाम क्या आएगा? अलग अलग है। तो ये तुम लोगों का काम है कि सब जगह CL लगा के उसका IPSC नेम लिखे और IPSC नेम मिला के देखे किसी का सेम भी आ रखा है, तो चारों को यहाँ पर क्या आएगा? अलग आएगा। इसमें यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, सब के लिए क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ पर अपने को कितना मिलेगा? 1। तो इसका मतलब टोटल आइसोमर जो यहाँ पर अपने को मिलेगा वो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है ना। टोटल आइसोमर कितना मिलेगा? C5H11Cl का टोटल आइसोमर कितना मिलने वाला अपने को? 8 मिलने वाला। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो तुम लोग करना है यहाँ पर, टोटल आइसोमर ऑफ C5H12O। ठीक है ना, या ऐसा लिख लें H11OH। ठीक है ना। टोटल आइसोमर कितना होगा ये बता के लाना। अल्कोहल है ये, ठीक है ना। तो इसका टोटल आइसोमर कितना होगा ये अपने को क्या करना? सॉल्व करके लाना है। ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ से क्या हो जाता है? पोजीशन आइसोमरिज्म का कहानी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर पोजीशन आइसोमरिज्म हमने क्या करा? बात करा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने को C8H10 दिया हो और ये बोला जाए कि टोटल आइसोमर कितना बनेगा। ठीक है ना। तो पहले हम क्या करें? DU निकालें। तो DU इसका हम जैसे ही निकालेंगे तो 8 + 1 हो जाएगा माइनस 10 / 2 और ये 9 में से 5 जाएगा तो 4। और 4 DU किसका होता है? बेंजीन का होता है। तो DU4 का अगर बात हो तो समझ लेना बेंजीन वाला स्ट्रक्चर बनने वाला वहाँ पर। ठीक है ना। DU4 का अगर बात हो तो समझ लेना वहाँ पर DU4 से 4 या 4 से अधिक हो तो बेंजीन रिंग बनने का चांस होगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मान लो ये कंपाउंड दे दिया और अपने को कुछ नहीं बोला, ये बोल रहा है टोटल आइसोमर कितना होगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना। हाँ, अपने को ये कंपाउंड दे दिया और ये बोलेगा कि टोटल आइसोमर क्या होगा जिसमें बेंजीन रिंग हो, तब आसान हो। तब ये बात समझ में आ जाता है कि बेंजीन रिंग वहाँ पर होगा, तो फिर अपने लिए टोटल आइसोमर फाइंड करना अपने लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। नहीं भी दिया तो यहाँ पर 4 आया। और बेंजीन में अपने को पता है कि क्योंकि ये इस टाइप का कंपाउंड है जहाँ पर बेंजीन बनने के चांस है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टोटल आइसोमर यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो DU अगर 4 आ गया तो बेंजीन स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर बेंजीन स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। 6 कार्बन आ गया और 6 कार्बन के बाद कितने कार्बन अपने पास यहाँ पर बच रहा? देख लो 2 कार्बन बच रहा है। इसका मतलब 2 कार्बन को हम कहाँ रख सकते हैं? बाहर रख सकते हैं। तो 2 कार्बन को हमने क्या किया? बाहर रख लिया। देख लो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही आएगा। अब 2 कार्बन को बाहर रखें तो इसके अलावा 2 कार्बन को अगर हम कहीं पर, ये 2 कार्बन की ब्रांचिंग को कहीं भी रखें तो एक ही जैसा होगा। अब दोनों क्या करें? अलग अलग रख लें। दोनों को अलग अलग रखेंगे तो इसके हिसाब से अपने पास 3 बन जाएगा। देख लो। ठीक है। पहले हमने बेंजीन बना लिया और बेंजीन 6 कार्बन के बाद 2 कार्बन बचता, 2 कार्बन की ब्रांचिंग रख दिया। इसको कहीं भी रखेंगे तो एक ही जैसा होगा। फिर हमने दोनों कार्बन का अलग अलग कार्बन पर रख दिया तो ये 1 2 1 3 1 4। तो टोटल आइसोमर इसके लिए जो बनेगा, टोटल आइसोमर जो इसके लिए बनेगा वो कितना बनेगा अपने पास? 4 बनेगा। ठीक है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको समझ सकते हैं। तो ये फाइनली अपने पास कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है ना। तो एक बार हम रिवाइज कर ले जल्दी जल्दी। चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म में सबसे ज़रूरी बात अपने को क्या ध्यान रखना है? ठीक है। तो चेन आइसोमरिज्म में अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में तो अपने को ये बात कॉमन है कि IPSC नेम हमेशा क्या होता है? डिफरेंट होता है। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में IPSC नेम क्या होगा? सेम होगा। तो चेन आइसोमरिज्म में क्या ध्यान रखना? चेन ऑफ लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन क्या होगा? डिफरेंट होगा। IPSC नेम क्या होगा? डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और DU क्या रहेगा? सेम रहेगा। और फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या ब्रांचिंग का कभी भी नेचर चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। और पोजीशन आइसोमरिज्म में अपने को क्या ध्यान रखना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और DU क्या रहेगा? सेम रहेगा। IPSC नेम अपने पास क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। लेंथ ऑफ साइड चेन या लेंथ ऑफ पेरेंट चेन यहाँ पे क्या होने वाला है? लेंथ ऑफ साइड चेन या लेंथ ऑफ पेरेंट चेन यहाँ पे क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या ब्रांचिंग वो क्या रहेगा? सेम होगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या ब्रांचिंग क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो ये एक बेसिक पॉइंट हो जाता है दोनों चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए, जो हम ध्यान अगर रखें तो इस दोनों आइसोमरिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करना अपने लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा।
ठीक है, तो ये अपने पास कंप्लीट हो जाता है चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म। अगले क्लास में हम जो समझने वाले हैं वो है फंक्शनल आइसोमरिज्म समझेंगे, रिंग चेन आइसोमरिज्म समझेंगे और मेटामरिज्म को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।